नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एडिटोरियल है, इसको देख रहे हैं। कपड़ा उद्योग की चुनौतियां आखिरकार में कम क्यों हो रही हैं कम क्यों? अजय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, लेखक GTRI के संस्थापक हैं, जो कि वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में भारत की लंबी गिरावट का कारण कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या कमजोर कारखाने नहीं थे, बल्कि खराब नीतियां थीं। कई वर्षों तक अपने ही सिंथेटिक उद्योग को नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार देश उन बाधाओं को दूर कर रहा है जिन्होंने इसे पीछे रखा था। नीति में सुधार शुरू हो गया है। ऐसे में अब क्रियान्वयन, उद्योग का दायरा और गति सबसे महत्वपूर्ण है। अब बदलाव शुरू हो सकता है। पिछले साल चीन ने 113 अरब डॉलर के परिधानों का निर्यात किया था, जब बांग्लादेश ने 51 अरब डॉलर और वियतनाम ने 39 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि भारत कपड़ा के क्षेत्र में अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद केवल 17 अरब डॉलर का निर्यात कर पाया है। कपड़ा क्षेत्र में भारत क्यों है कमजोर? भारत ने उस सिंथेटिक कपड़ा क्रांति पर ध्यान ही नहीं दिया जो वैश्विक परिधान व्यापार के 70% हिस्से को चलाती है। सिंथेटिक कपड़े के दम पर स्पोर्ट्स वियर, विंटर वियर, एथलीजर और फास्ट फैशन को ताकत मिलती है, जिन श्रेणियों का अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में क्या है, दबदबा है। वियतनाम के बारे में बात करें, वियतनाम और बांग्लादेश ने इस मांग को पूरा करने के लिए सुगम और कम लागत वाली सिंथेटिक कपड़ों की आपूर्ति श्रृंखला बनाई है। भारत कपास से चिपका रहा है। यही नहीं, उसने शुल्क, एंटी डंपिंग कदमों और व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से सिंथेटिक कपड़ों को काफी महंगा बना दिया, जिससे आयात प्रतिबंधित हो गया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सर्दियों के जो कपड़ों के क्षेत्र में तेजी से बाहर हो गए। इसका सीधा असर कारखानों में दिखाई देता है। भारत के अधिकांश कारखाने कपास वाले वसंत और गर्मियों के सीजन के दौरान ही पूरी क्षमता से चलते हैं। शरद ऋतु या सर्दियों में यहाँ निष्क्रियता बनी रहती है। जबकि जो सिंथेटिक कपड़ों के बलबूते वैश्विक ऑर्डर मिलता है, तो इन कारखानों पर लागत तो साल भर बनी रहती है, लेकिन राजस्व नहीं होता है। आधुनिक परिधान के विकास इंजन सिंथेटिक कपड़ों को अनदेखा करके भारत ने अपने वस्त्र उद्योग को एक तरह से पंगु बना दिया है, जिससे उत्पादन सीमित हो गया है और मजदूरी घट गई है। उन क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी खो गई है जहां भविष्य टिका हुआ है। अच्छी खबर यह है कि अब स्थिति ऐसी नहीं है। चाल सुधार, हाल के नीतिगत बदलावों ने उन 4 प्रमुख बाधाओं को दूर कर दिया है जिन्होंने भारत को सिंथेटिक परिधानों में अप्रतिस्पर्धी बना दिया है। पहला है कि सरकार ने पॉलिस्टर और विस्कोस फाइबर यानी यार्न वगैरह होता है, जैसे 20 से अधिक सिंथेटिक कच्चे माल पर QCO वापस ले लिया है, जिससे वैश्विक कच्चे माल तक पहुंच हासिल हो गई है। कच्चे माल की कीमतें पहले से ही गिर रही हैं, जिससे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा करने का वास्तविक मौका मिल रहा है। दूसरा, श्रम सुधारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिकों की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य अब काम के समय में लचीलापन बरतने की अनुमति देते हैं। इससे कारखानों के लिए साल भर कर्मचारियों को काम पर रखना, विस्तार करना और चलना आसान हो जाता है। तीसरा, भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान को कम कर रहा है। भारतीय परिधानों को ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के 8 से 12% और अमेरिका में 22% तक शुल्क का सामना करना पड़ता था, जबकि वियतनाम और बांग्लादेश 0 शुल्क का भुगतान कर देते हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पूरा होने और यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के साथ हाल ही में अमेरिका की तरफ से व्यापार के मोर्चे पर उठाए गए कदमों के बावजूद टैरिफ समानता करीब है। अंत में सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं कर की विसंगतियों को ठीक कर दिया है, जिसमें तैयार परिधानों की तुलना में रेशे और धागे पर अधिक दरों पर कर लगाया जाता था।
तैयार प्रावधानों की तुलना में रेशे और धागे पर अधिक कर लगाया था। इससे नकदी प्रवाह में सुधार हुआ और कारखानों को पूरी तरह से संचालित करने का मौका मिलता है। अगला है भारत को अब क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विकृतियां दूर हो जाने के बाद भारत को अब उस दूसरे स्तर की चुनौती को दूर करना चाहिए इस क्षेत्र में जो पीछे खींच रहा है। सबसे पहले फाइबर और धागे के कम मूल्य वाले निर्यात को प्रोत्साहन करना बंद करें। वर्तमान छूटें वास्तव में घरेलू स्तर की तुलना में विदेश से बेचना सस्ता बनाती हैं, जिससे भारतीय प्रधान निर्माताओं को किफायती कच्चे माल की कमी हो जाती है। भारत को कच्चे माल ही नहीं तैयार प्रावधान को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है कि भारत की वस्त्र श्रृंखला यानी बुने हुए कपड़े और इस प्रसंस्करण की सबसे कमजोर कड़ी को ठीक करें। भारत बहुत अधिक धागे का निर्यात करता है, लेकिन इसके पास वैश्विक कपड़ा बाजार का केवल 6% हिस्सा है, क्योंकि इसकी बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयां छोटी, पुरानी और असंगठित हैं। धागे की कीमत को कपड़े के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बदलने के लिए भारत को बड़े आधुनिक और एकीकृत बुनाई और प्रसंस्करण पार्क बनाने चाहिए। चीन ने इसी तरह के कपड़े क्षेत्र में अपनी ताकत बनाई है। तीसरा, निर्यात के नियमों में सुधार। अभी जो नियम है उसके हिसाब से अगर कोई निर्यातक बाहर से कपड़ा मंगाता है तो उसे यह हिसाब देना पड़ता है कि उसे उस कपड़े से उसने कौन सा प्रावधान बनाया है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सैकड़ों तरह के कपड़े और डिजाइन बनते हैं, इसलिए हिसाब रखना नामुमकिन हो जाता है लगभग कि इसकी जगह भारत को बांग्लादेश की तरह नियम बनाना चाहिए। बांग्लादेश में कंपनियों को उनके निर्यात मूल्य के हिसाब से कुछ फीसदी तक कच्चा माल आयात करने की छूट मिल जाती है। आखिर में सीमा शुल्क के नियमों को आसान बनाया जाए ताकि बटन, जिप और लेबल जैसी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं बिना आयात शुल्क के मंगाए जा सके। इसके लिए सिर्फ घोषणा करनी है और जोखिम के हिसाब से जांच भी हो। अभी के नियम में तो कम कीमत वाली चीजों के लिए बहुत जानकारी देनी पड़ती है। कंपनी स्तर पर पहल। भारत के जो बड़े कपड़ा निर्यातक हैं उन्हें अब सिर्फ विदेशी ब्रांडों के लिए माल आपूर्ति का काम बंद करना होगा। उन्हें अपने खुद की डिजाइन और लेबल बनाने होंगे। फास्ट फैशन का जो तरीका सीखना होगा, जिसमें कपड़े कुछ ही हफ्ते में डिजाइन से दुकान तक पहुंच जाते हैं। अधिक पैसे कमाने के लिए उन्हें महंगे सिंथेटिक कपड़ों, ब्रांडेड कपड़ों और नए तरह के मिश्रित कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा जो दुनिया के बाजारों में छाए हुए हैं। सिर्फ कम टैरिफ पर ध्यान देने के बजाय कपड़ों की गुणवत्ता अच्छी रखनी होगी, तभी वे तरक्की कर पाएंगे। सबसे जरूरी काम यह है कि कारखानों को बेहतर बनाया जाए। भारत में कपास के कपड़ों के लिए करीब 1200 कारखाने हैं जो फास्ट फैशन के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन सिंथेटिक कपड़ों के लिए ऐसे बहुत कम कारखाने हैं। लगभग 80% निर्यातक अभी भी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि एक कपड़े बनाने के लिए कितना समय लगना चाहिए। जापान एक उदाहरण है। मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके तहत 10 साल तक कोई कर नहीं लगाने के बावजूद भारत से होने वाले निर्यात लगभग नहीं बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय कंपनियों ने जापान के ऊंचे दर्जे की गुणवत्ता और काम करने के तरीकों को नहीं अपनाया। अब भी लाखों नई नौकरियां और एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार मिल सकता है अगर कपड़ा बनाने वाली कंपनियां साहस दिखाएं तो। अगला हिंदुस्तान का है। ये अंतरिक्ष में भारत बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहेगा कि भारत की धरती से अब तक सबसे भारी उपग्रह LBM-3 M6 के सफल प्रक्षेपण एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे न केवल भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भारत में विज्ञान की बुनियादी को भी बल मिलेगा। अमेरिका का ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में मिली यह सफलता विश्व स्तर पर उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत के स्थान को सुनिश्चित करेगी। भारत को अब अनेक देशों या कंपनियों के लिए प्रक्षेपण मंच के रूप में काम करता रहा है, लेकिन आमतौर पर छोटे उपग्रहों को ही कक्षा में स्थापित करने में भारत की विशेषज्ञता रही है। पर अब बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण के मोर्चे पर भारत का दावा मजबूत हो गया है। यह उपग्रह 6 से 100 किलोग्राम वजन का है, 6100 किलोग्राम वजन का है। इसे बाहुबली की भी संख्या दी जा रही है। वो आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में जगह बनाने की ओर संकेत दिया है। बहुत जरूरी है कि भारत अपने अंतरिक्ष विज्ञान विकास से अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करे। जिस भारी भरकम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है वह अगली पीढ़ी का उपग्रह है। इसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी सीधे मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित प्रक्षेपण व्यवस्था ने अपनी योग्यता को फिर से प्रमाणित किया है। ऐसा ही प्रक्षेपण सुविधा एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी भी देती है, लेकिन अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल इंक ने प्रक्षेपण के लिए इसरो को तरजीह दी है। यह संकेत स्पष्ट संकेत है कि स्वयं अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स का विकल्प खोज रही है। नासा के पास जो विकल्प है वह कमजोर पड़ रहा है। नासा की स्पेस एक्स पर बढ़ती निर्भरता पहले ही देख चुके हैं कि सुनीता विलियम को अंतरिक्ष केंद्र से वापस धरती पर लाने के लिए अभियान के समय स्पेस एक्स की बड़ी भूमिका रही है। हम यह बात जानते हैं कि अमेरिकी कंपनियां सदैव अपना फायदा देखती हैं, इन्हें इसरो की सेवा ज़्यादा फायदेमंद लगती है, तभी ऐसे बाहुबली उपग्रह को प्रक्षेपित करने की लिए जिम्मेदारी भारत के हिस्से में आई है। मतलब इसरो दुनिया की सब बड़ी प्रक्षेपण सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में पहुंच रहा है। अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, दुनिया के अनेक देश हैं जो भारत के सस्ते और अच्छे प्रक्षेपण विकल्प का लाभ उठाना चाहेंगे। अतः इसरो को अपनी सुविधाओं का बहुत तेजी के साथ विकास करना होगा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने उत्साह के साथ बताया है कि LVM-3 का यह तीसरा और पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है और यह वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रक्षेपण यंत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। हालांकि ध्यान रहे कि भारत को इस दिशा में एक लंबा सफर तय करना है। भारत की तुलना में बहुत भारी प्रक्षेपण क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत की तुलना में कई गुना भारी उपकरण या उपग्रह को ये देश अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। यहाँ इसरो के साथ ही सरकार को भी सोचना होगा कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है और पूरा भारतीय अंतरिक्ष अभियान किफायती है, जिसका लाभ लेने के लिए अमेरिकी विकसित देश भी लालायत है। हालांकि केवल किफायती होना पर्याप्त नहीं है, पूरी तकनीकी निपुणता के साथ आगे बढ़ना होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए की जरूरत है ताकि यह क्षेत्र देश के विकास में सहायक बन सके। इस एडिटोरियल में आपने देखा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो अपनी देश की एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कितनी अहम भूमिका हो रही है। बड़े बड़े भारी जो उपग्रह हैं उनको, विदेशी उपग्रह हैं या उनको प्रक्षेपित करने में के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इससे पहले एडिटोरियल शानदार रूप से पढ़ा था अपन ने कि कपड़ा उद्योग की चुनौतियां आखिरकार कम क्यों हो रही हैं, क्योंकि भारत में जो सिंथेटिक कपड़ा है उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए कई पॉलिसियाँ टाइप की हैं। अपन जो चीन वगैरह निर्यात, चीन का निर्यात, छोटे छोटे देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इनसे भी बहुत पिछले हुए हैं। तो इस पर चिंताजनक विषय है, इस पर ध्यान देने की बहुत अति आवश्यकता है कि भाई ये जो वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से अपन को नीतियाँ बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए और उनके हिसाब से काम करना चाहिए, तभी हम आगे प्रगति कर पाएंगे। अंततः हमारा जो लॉस है, जो निर्यात वाला, अपन निर्यात कम कर पाएंगे, आयात करते जा रहे हैं, तो ये समस्या की बात है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।